बुक कैफे में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश पांडे आज जिन किताबों के साथ आपके पास उपस्थित हूँ उनमें एक रोचक दुनिया के किस्से, पर्यावरण की बात, महात्मा गांधी की जीवनी के कुछ अंश जिस पर नई किताब आई है, एक उपन्यास, कविताएं और जीवन के वो तमाम किस्से हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज की हमारी पहली पुस्तक है बंदूक द्वीप। इसके लेखक अमिताव घोष हैं। अमिताव घोष अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक हैं। उनके लेखन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक हैं और उन्हें दुनिया के बहुत सारे पुरस्कार लेखन में मिल चुके हैं। भारतीय पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी में लिखते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के किस्से बेहद ही रोचक ढंग से लिखने में अमिताव घोष को महारत हासिल है। उनकी भाषा में एक प्रवाह है, प्रवाह कविता का। रोचकता ऐसी है जैसे लगता है कि कोई किस्सा सुना रहा। अब इसी किताब की बात ले लें तो यह किताब गन आइसलैंड के नाम से पहले अंग्रेजी में छपी थी 2019 में। इसका अनुवाद हुआ हिंदी में। अनुवाद मनीषा तनेजा जी ने किया। मनीषा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनिश पढ़ाती हैं। जेएनयू से उन्होंने पीएचडी की थी और बहुत सारी पुस्तकों का, ऐतिहासिक लेखकों की पुस्तकों का अनुवाद कर चुकी हैं। जैसा कि किताब के नाम से जाहिर है, बंदूक द्वीप से आप चौंकेंगे कि आखिर ये है क्या। इसकी कहानी बड़े ही रोचक ढंग से शुरू करते हैं अमिताव घोष। कोलकाता का एक लड़का जो अमेरिका में रहता है, अपनी छुट्टियों के समय में कोलकाता आता है और पारिवारिक पार्टी में जाता है जहां उसे एक पुराने परिचित मिलते हैं जो बचपन के दोस्त होते हैं। वो चिढ़ाना शुरू करते हैं उसको, हालांकि ये लड़का पसंद नहीं करता है उनको। वो उसको एक ऐसी लीड देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें याद होगा बचपन में फला, एक नाम लेते हैं, और उससे मिलो, वो तुम्हें याद कर रही थी। वह लड़का मिलना नहीं चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें याद होगा उसके पास सुंदरबन से जुड़ी हुई कहानी है, सुंदरबन और मनसा देवी। उस कहानी में इसकी रुचि जगती है इस लड़के की। वह लड़का अपने परिवार की उस बुजुर्ग महिला से मिलने जाता है। वहां से उसकी कथा शुरू होती है। बंदूक द्वीप का कथानक 16वीं शताब्दी से शुरू होता है और 1970 के तूफान से होता हुआ 2019 तक आ जाता है। मजेदार बात यह है कि इस कहानी में पर्यावरण की बात है, इस कहानी में सुंदरबन के घटते जाने की बात है, इस कहानी में समुद्र के बढ़ते जाने की बात है, इस कहानी में उस यात्रा की, समुद्री यात्रा की बात है कि किस तरह से सुंदरबन में एक घने जंगल में मनसा देवी का मंदिर होता है। मनसा देवी जो सांपों की देवी होती हैं, सांपों की देवी वहाँ काम करने वाले एक सौदागर से नाराज हो जाती हैं और उसके पीछे मकड़ियों और सांपों को छोड़ देती हैं। वह सौदागर बंदूक का सौदागर होता है और वहाँ से वो भागता है। मिस्र और दूसरे खाड़ी देशों से होता हुआ वह यूरोप के देश में जाता है और वहाँ फिर उसको उसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही मनसा देवी के जो दूत होते हैं, मतलब सर्प, मकड़ियाँ मिलती हैं। वहाँ से वो एक बार फिर वापस होता है, दस्यु उसको लूट लेते हैं, वो बंदी बना लिया जाता है। तमाम तरह के कथानक हैं और वह लड़का यह पाता है अपने जीवन में कि उसके जीवन में जो कुछ घट रहा होता है उसका तारतम्य, उसका संबंध उसके अतीत से। वह अतीत जो बंदूक द्वीप, जहाँ पे बंदूकें बनती थी किसी ज़माने में, वहाँ से जुड़ा होता है। मनसा देवी सर्प कैसे जुड़े होते हैं, बेहद रोचक ढंग से लिखी गई यह कहानी। एका पब्लिकेशन ने इसको छापा है, इसका हिंदी संस्करण। मनीषा जी ने अनुवाद किया है। 288 पृष्ठों के इस उपन्यास का मूल्य 399 रुपये है और यह बेहद रोचक उपन्यास है। एक कमी इस उपन्यास में खलती है, वह है प्रूफ की बहुत सारी गलतियां हैं।
जहाँ तक अच्छाई की बात है, बेहद उम्दा अनुवाद है। इस अनुवाद को पढ़ने में आपको मूल लेखन जैसा आनंद आएगा। अंग्रेजी के अलावा हिंदी के पाठकों के लिए अमिताभ घोष की इस पुस्तक को उपलब्ध कराकर एका वेस्टलैंड ने एक बड़ा काम किया है। हमारी आज की दूसरी पुस्तक है महात्मा गांधी की जीवनी। नाम है इसका बापू कथा 14। आवरण पृष्ठ पर लिखा है महात्मा गांधी की जीवन गाथा। यह किताब बच्चों को महात्मा गांधी की जीवनी समझाने के लिए प्रख्यात पत्रकार मधुकर उपाध्याय ने लिखी है। मधुकर उपाध्याय का जन्म अयोध्या में हुआ, दर्जनों किताबें लिख चुके हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय मूल्यों पर ढेर सारी किताबें आ चुकी हैं। इस किताब को लिखने के क्रम में उनका कहना है कि महात्मा गांधी के जीवन पर लिखना जितना सरल है उतना ही कठिन। वह जितने अबूझ हैं उतने ही सहजता से समझे जाने वाले व्यक्ति हैं और उन पर इतनी सामग्री लिखी जा चुकी है या उपलब्ध है कि दिन, महीने, साल नहीं बल्कि महात्मा गांधी के जीवन के हर मिनट का हिसाब लगाया जा सकता है। कथा 14 का मतलब 14 कहानियां। कुछ बेहद मजेदार कहानियां इसमें हैं जो बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने लिखी है। जैसे एक कहानी का मैं जिक्र करूं, इस पुस्तक की दूसरी कहानी है जिसमें हरमन कालेनबाक का जिक्र है। हरमन कालेनबाक महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के दोस्त थे। उनकी चर्चा गांधी को जानने वाले हर व्यक्ति ने सुनी होगी। उनका जिक्र बार बार आता है, गांधी फिल्म में भी उनका जिक्र है। कालेनबाक के बारे में कहा जाता है कि वह अफ्रीका के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होते थे। उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें यह कहा ही नहीं जा सकता था कि वो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर के हैं। प्रोटोरिया जहां वह रहते थे वहां किसी भी गली में लोग स्थान बताने के लिए यह कहते थे कि कालेनबाग के घर के दाहिनी तरफ या उनकी कोठी के बाईं तरफ या उनकी कोठी के आगे या उनकी कोठी के पीछे। कालेनबाग के पास उस जमाने के सारे अखबार जाते थे। गांधी जी अफ्रीका में बैरिस्टरी कर रहे थे। एक दिन गांधी जी ने अपने अखबार में एक विज्ञापन दिया कि उनको एक ऐसी टाइपिस्ट की जरूरत है जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती हो। कालेनबाग अपनी बड़ी गाड़ी से पहुंचे और वहां उन्होंने एक 25 साल की लड़की को गांधी जी के सामने कर दिया कि यह लड़की आपके लिए टाइपिस्ट का काम करेगी। गांधी जी उनको देखे और बड़ा प्रभावित हुए। इसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को और गैर अंग्रेजों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया तो गांधी जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। उस आंदोलन में तमाम लोग बंद हुए जिसमें महात्मा गांधी भी थे। गांधी को जब जमानत मिली और जेलों में जगह कम पड़ गई और अंग्रेजों ने, वहाँ की प्रोटोरिया सरकार ने लोगों को छोड़ दिया तो गांधी को रिसीव करने कालेनबाग पहुंचे। कालेनबाग के पास एक बड़ी गाड़ी थी, कार। गांधी जी उसको देखे और उन्होंने कहा यह तो बड़ी नई गाड़ी लग रही है। कालेनबाग ने जवाब दिया, नहीं थी, मेरे पास तो गाड़ियां बहुत सारी थी, क्या आपको पसंद नहीं आई क्या? गांधी जी ने उत्तर दिया कि आपकी इस गाड़ी की कीमत में मुझे 2 एकड़ जमीन मिल जाती। कालेनबाग ने कहा कि आप रुकिए, मैं अभी आता हूं। वह गए और उस कार को बेच के गांधी जी देखे कि 15 मिनट बाद वो पैदल आ रहे हैं कालेनबाग। गांधी जी ने पूछा कार क्या हुई? बोले आपके 2 एकड़ जमीन की व्यवस्था मैंने कर दी। गांधी जी इस बात से बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपका मंथली खर्चा कितना है? कालेनबाग ने बताया कि उस जमाने में वो 1200 पाउंड खर्च करते थे। गांधी जी का खर्चा तब पूरे महीने का 3 पाउंड हुआ करता था। गांधी जी ने कहा कि अजीब आदमी है, आप इतनी महंगी जीवन शैली क्यों अपनाते हैं? आप कोशिश करिए तो आप सस्ते में रह सकते हैं। इसके बहुत समय बाद तक कालेनबाग गांधी से नहीं मिले। गांधी जी के आश्रम में लोग कहने लगे कि शायद कालेनबाग नाराज हो गए इसलिए वो आपसे नहीं मिल रहे। अचानक एक दिन कालेनबाग पहुंचे और गांधी जी उन्हें देख के प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाई इतने दिन आप कहाँ रहे?
कालिनबाग ने उनको एक मोटा कागज का पुलिंदा पकड़ाया। उन्होंने कहा, इसमें आपके 1100 एकड़ जमीन के कागज हैं, मैंने अपनी 100 कारें बेच दी, यह पकड़िए और अपना आश्रम खोलिए। गांधी जी के जीवन के ऐसे ही तमाम किस्से हैं। इस पुस्तक में उस समय का भी किस्सा है जब देश को आज़ादी मिल रही थी और गांधी जी कोलकाता के एक छोटे से इलाके बेलियाघाटा में मौजूद थे। वहाँ के मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा था कि मेरी सुरक्षा में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। बेलियाघाटा की एक तरफ मुस्लिम आबादी थी, दूसरी तरफ हिंदू आबादी थी और दंगा रोकने के लिए गांधी जी वहाँ अपने समय में, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भी गांधी की चिंता हिंदू और मुस्लिम एकता थी। इस पुस्तक में वह भी किस्सा है जब जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था 15 अगस्त को अपने भाषण में कि गांधी जी के विचारों पर असफल हुए, हम उनके अयोग्य शिष्य हैं। इस पुस्तक में मुझे कोई खामी नहीं दिखी। गांधी पर जब आप बात करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छाई ही दिखेगी, बशर्ते उनको देखने की दृष्टि हो। साहित्य अकादमी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करता है और बच्चों के लिहाज से इस पुस्तक में बहुत सारे चित्र भी बनाए गए हैं। इसकी छपाई भी अच्छी है, प्रूफ की गलतियां भी नहीं हैं। 100 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 125 रुपये है। बच्चों के अलावा बड़ों को भी यह पुस्तक पसंद आएगी। आज की हमारी तीसरी पुस्तक है भारतीय भाषाओं में राम कथा, ओडिया भाषा। राम भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति के अहम किरदार हैं। वो सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि हमारे जीवन आस्थाओं, हमारी सांसों, हमारी धड़कनों के मूल्य। राम केवल हिंदुओं के नहीं, राम केवल भारतीयों के नहीं, राम वह एहसास हैं जो मानव सभ्यता के विकास के साथ बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं और जन जीवन में इस कदर व्याप्त हो जाते हैं कि व्यक्तियों के अभिवादन का हिस्सा भी बन जाते हैं। गांव में लोग राम राम कहते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर अजय कुमार पटनायक ने संपादित की है। ओडिया भाषा के जानकार हैं, हिंदी के जानकार हैं। उन्होंने तमाम लेखों का संकलन किया है और यह स्थापित करने की कोशिश की है कि भगवान राम से ओडिशा और ओडिया भाषा का क्या ताल्लुक है। यह किताब बहुत सारे डायमेंशंस भगवान राम के लाती है सामने। राम जो वन में थे, राम जो राजा थे, राम जिन्होंने जटायु को मुक्ति दी थी, राम जो जनजीवन, गांव, जंगल, सबरी, इनसे ताल्लुक रखते थे। राम जब वन गमन के लिए निकले थे तो उनके रास्ते में ओडिशा के तमाम हिस्से पड़े थे। इसीलिए यह पुस्तक यह कहती है कि ओडिशा में रामचरितमानस कब आया इसके बारे में कोई दावे से उल्लेख नहीं कर सकता। वैदिक काल में थे, प्राकृत में थे, पाली में थे, संस्कृत में थे, ओडिया के लोक जीवन में किस तरह से व्याप्त हुए, वहाँ के भित्ति चित्रों में किस तरह से आए, इसके बारे में कोई भी दावा नहीं कर सकता। यानी राम जन जन के राम थे। पुस्तक एक नई चीज बताती है। वह बताती है कि ओडिशा के उत्कल के अधिष्ठाता देव श्री जगन्नाथ थे। इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को, पूरे उत्कल को श्री क्षेत्र, खासकर पुरी जहाँ श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अमूमन यह धारणा है कि श्री जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। वहाँ श्री कृष्ण की अस्थियों के कुछ अंश रखे गए। लेकिन पुस्तक में यह भी है कि श्री जगन्नाथ का एक स्वरूप श्री राम के रूप में माना जाता है। उसी अनुसार उनका कलेवर मतलब जो श्री जगन्नाथ जी का सौंदर्य होता है,
वह श्री राम के रूप में, श्री लक्ष्मण के रूप में और श्री सीता जी के रूप में भी उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा राम कहाँ कहाँ गए, किस रूप में गए, उनको लेकर कितने तरह के लोक नाट्य होते हैं, उनको लेकर कितने तरह के भित्ति चित्र बने हैं, उनको लेकर कितने तरह की रामायण ओडिया में उपलब्ध हैं, कितने तरह के गान हैं, यहाँ तक कि जो लोक कथाएं हैं उनमें कई, एक मज़ेदार किस्सा है कि एक बंडा जाति है, बंडा जाति की महिलाएं कपड़े नहीं पहनती हैं। क्यों नहीं पहनती हैं? उसमें लोक कथा ये है कि जब श्री राम सीता जी के साथ वनगमन के लिए निकले थे, सीता जी के शरीर पर पारदर्शी वस्त्र थे, वो बहुत सुंदर थी। वे महिलाएं, बंडा जाति की महिलाएं उनको देख के हंस दी। सीता जी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि तुम मेरे इस पारदर्शी वस्त्र को देखकर हंस रही हो, तुम कोई भी कपड़ा पहनोगी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके चलते वह पूरी की पूरी लोक प्रजाति बिना कपड़ों के रहती है ना मजेदार। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया अयोध्या शोध संस्थान के लिए। इस पुस्तक का मूल्य 395 रुपये है। इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह ओडिया भाषा में श्री राम के चरित्र का बखान करती है। खामी यह है कि यह पुस्तक बहुत महंगी है और इसमें प्रूफ की तमाम गलतियां हैं। इसका पृष्ठ इसके मूल्य के हिसाब से अच्छा नहीं है, लगता है सरकारी खरीद के लिए छापी गई है। अगर राम के बारे में बात हो, अयोध्या शोध संस्थान जो कि सरकारी वित्त पोषण से चलने वाला संस्थान है, वह रामचरित को लोक जीवन के लिए उपलब्ध कराने हेतु सस्ते में पुस्तक उपलब्ध करा सकता है। आज की हमारी चौथी पुस्तक एक उपन्यास है, नाम है मेघना, एक अलबेली सी पहेली। कुसुम गोस्वामी इसकी लेखिका हैं। कुसुम पत्रकारिता करती हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो पर काम करती हैं, कुछ कहानियाँ भी लिखती हैं और यह उनका पहला उपन्यास है। कहानी साधारण सी है। एक लड़की है, देखने में बेहद बेइंतहा खूबसूरत है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती है। उसके बॉस का दिल उस पर आ जाता है, बॉस उससे ज़बरदस्ती करता है, वो मनचला बॉस होता है और एक दिन होली के दिन उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और शारीरिक संबंध बना लेता है, उसे नशा खिलाकर। उसके बाद वह लड़की किस तरह से अपने अपमान और अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेती है, किस तरह से उसके जीवन में कोई एक युवक आता है, उससे उसका प्रेम होता है, उसका परिवार उस लड़की का किस रूप में साथ देता है, अदालत और पुलिस की भूमिका बलात्कार के मामलों में क्या होती है, यह पुस्तक उसका बखूबी बखान करती है। भाषा सहज है, नई वाली हिंदी जैसी है। 198 पृष्ठ के इस उपन्यास का मूल्य 150 रुपये है। हिंद युग ने इसको छापा है। खासियत यह है कि पुस्तक सस्ती है, छपाई अच्छी है, कहानी सहज है, नई पीढ़ी को लुभाने लायक है। खामी यह है कि नया विषय जिस रूप में लिया गया है उसमें वाकई क्या हमारे पुलिस स्टेशन, वाकई हमारे निजी क्षेत्र में क्या महिलाओं की ऐसी स्थिति है कि कोई एमडी, कोई प्रबंधक उसके साथ इस रूप में शोषण कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उस शोषण का जवाब नहीं दे पाती है और उस लड़की की मदद नहीं कर पाती। लेखिका को इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि 21वीं सदी की कहानियों में हम किसी लड़की का निरूपण किस रूप में कर रहे हैं। वादे के मुताबिक आज की हमारी 5वीं पुस्तक एक कविता संकलन है, नाम है ठहरे पलों के प्रतिबिंब। यह संकलन दीपा मिश्रा का है। दीपा मिश्रा बिहार में पैदा हुई। उनकी यह पहली पुस्तक है जिसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लिखा है। कविताएं हैं, कविताओं के साथ कुछ चित्र हैं।
कितनी कविताएं हैं इनके बारे में इस पुस्तक में जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ कविताएं मैं पढ़ देता हूं। रात की रानी की एक कली कल रात चटक कर फूल बनी, दिल में उसके एक आस दबी, कब खोलूं अपनी पंखुड़ियां, कब दीदार करूं अपने चांद का, सुन रखी थी उसके बारे में मन ही मन में चाह जगी। एक कविता है सृजन की पीड़ा, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। मैं हर रोज एक नई कविता को जन्म देती, क्योंकि शब्द मेरे मन के गर्भ में पलते रहते हैं। अगर मैं उन्हें बाहर निकालूं तो मुझे असह्य पीड़ा होती है। ये वही पीड़ा जो एक माँ प्रसव के समय महसूस करती है। एक कविता की पंक्ति है, कुछ पंक्तियां, काला टीका है इस कविता का शीर्षक। एक माँ जब अपने लाडले को सजाती है तो सबसे आखिरी में लगाती है उसे काला टीका। वह टीका बस नजर उतारने भर को नहीं होता, उस टीके में झलकता है माँ का दुलार, उसकी चिंता, उसकी फिक्र और उसका विश्वास कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, इससे किसी की बुरी नजर न लगे। इस पुस्तक को संकल्प प्रकाशन ने छापा है और इसका मूल्य 249 रुपये है। पुस्तक कविता संकलन की पृष्ठ संख्या से हम उसके मूल्य का आकलन नहीं कर सकते। खामी यह है कि इस संकलन में कितनी कविताएं हैं इसका जिक्र फ्लैप पर होना चाहिए। दूसरा, कवयित्री को अपनी बात जरूर लिखनी चाहिए थी कि इस संकलन में उन्होंने किस तरह की कविताएं ली। अच्छा ये है कि पहला प्रयास है और पहले प्रयास के हिसाब से कविताएं अच्छी हैं। उम्मीद है बुक कैफे का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप प्रकाशक हैं तो इस अंक में आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप पाठक हैं तो आप अपने सुझाव हमें अवगत करा सकते हैं कि हम आपके लिए किस तरह की पुस्तकों की चर्चा यहाँ करें। हमने पिछले एपिसोड से कुछ बदलाव किए हैं जिनमें हम हर पुस्तक की अच्छाई और उनकी कुछ कमियों के बारे में बताते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रकाशक और पाठक यह समझ सकें कि जो पुस्तकें वह खरीदना चाहते हैं या जो पुस्तकें वह प्रकाशित करते हैं उनमें क्या अच्छाई, क्या करेक्शंस, क्या बदलाव हो सकते हैं। इनका उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि पुस्तक व्यवसाय और शब्दों के बाजार को समृद्ध करना है। अगले अंक में हम फिर ऐसी ही कुछ पुस्तकों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना में अपना ध्यान रखें। नमस्कार।